और अपडेट कांवड़ यात्रा को लेकर है। मेरठ में बैठक हुई है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजीपी विजय कुमार की बैठक शुरू हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर यह अहम बैठक हो रही है। कांवड़ यात्रा प्रत्येक वर्ष होती है और उसको लेकर हमने तैयारियां देखी हैं, विशेषकर योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद कितनी विशेष तैयारियां की जाती हैं। और फिर से एक बार इसको लेकर ये हाई लेवल मीटिंग, इसमें प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद मौजूद और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख विजय कुमार भी मौजूद हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा कैसे संपन्न होगी, इसको लेकर ये बड़ी बैठक। खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी अपडेट के साथ आगे बढ़ते हैं। 1 करोड़ की सम्मान राशि गीता प्रेस नहीं लेगा। जी, गीता प्रेस सिर्फ गांधी शांति पुरस्कार स्वीकार करेगा और गीता प्रेस के प्रबंधक डॉक्टर लालमणि तिवारी का यह बयान है। सिर्फ सम्मान पत्र लेगा गीता प्रेस। 1 करोड़ की जो धनराशि होती है पुरस्कार की, उसको स्वीकार नहीं करेगा गीता प्रेस। 100 वर्षों से ज्यादा लगातार पब्लिकेशन करता रहा है धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकों का गीता प्रेस, और कभी लाभ के लिए काम नहीं किया, ये इसके लिए मशहूर है। और अब जबकि गांधी शांति पुरस्कार 2021 का मिल रहा है और उसके साथ जो 1 करोड़ की राशि मिलने की बात है, उसको लेने से इनकार कर दिया है गीता प्रेस ने। यह कहा है कि सिर्फ गांधी शांति पुरस्कार का सम्मान पत्र ही स्वीकार करेगा गीता प्रेस। पूरा विषय समझ लीजिए आप विस्तार में। कल घोषणा हुई, गीता प्रेस को 2021 के साल का गांधी शांति पुरस्कार मिला और संस्कृति मंत्रालय ने 1 करोड़ की धनराशि भी दी साथ में गीता प्रेस को। लेकिन गीता प्रेस ने तय किया कि 1 करोड़ की धनराशि नहीं लेंगे। डॉक्टर लालमणि तिवारी, जो कि उसके प्रमुख हैं, उनका यह बयान है। परंपरा के मुताबिक सिर्फ सम्मान पत्र स्वीकार करेंगे। गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है और लंबे समय से लगातार पुस्तकों का प्रकाशन कर रहा है। नीरज श्रीवास्तव हमारे गोरखपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो इस विषय में और ज्यादा जानकारी हमें देने जा रहे हैं। नीरज, विस्तार से बताएं कि डॉक्टर लालमणि तिवारी ने क्या बयान दिया है, किस पद पर है वो और क्या कारण बताया है उन्होंने अपनी बात के पीछे। जी बिल्कुल, डॉक्टर लालमणि तिवारी गीता प्रेस के प्रबंधक हैं और बरसों से जो गीता प्रेस के कार्यभार है, जो प्रबंधन का काम है, संपादन का काम है, उसे भी लगातार देखते चले आ रहे हैं। और उनसे जो हमारी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 100 साल का जो सफर है गीता प्रेस का, वो पूरा होने के बाद अब तक गीता प्रेस ने कोई भी पुरस्कार नहीं स्वीकार किया था किसी भी संस्था के ओर से। हालांकि हनुमान प्रसाद पोद्दार जो कल्याण पत्रिका के संपादक रहे, उन्होंने भारत रत्न तक को लेने से मना कर दिया था, तो ये बड़ी बात थी। और यही वजह है कि कल से सारे जो अधिकारी हैं वो दिल्ली से लेकर और गोरखपुर तक सभी अधिकारी लगे हुए थे। और गीता प्रेस जो ट्रस्ट है वो यहाँ पर जो उसके अध्यक्ष हैं और तमाम जो ट्रस्टी हैं वो यहाँ पर लगे हुए थे। सदस्य जो है वो लगातार बातचीत कर रहे थे और बातचीत के बाद अंततः जो निर्णय हुआ, क्योंकि गांधी शांति पुरस्कार है और बहुत बड़ा सम्मान गीता प्रेस को मिल रहा है, तो ये निर्णय लिया गया कि जो 1 करोड़ रुपए की धनराशि है जो गीता प्रेस की परंपरा चली आ रही है, उसके मुताबिक उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जो प्रशस्ति पत्र है, जो सम्मान है, उसे गीता प्रेस स्वीकार करेगा। और राजेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 100 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि प्रशस्ति पत्र भी स्वीकार करने की बात गीता प्रेस ने कही है, लेकिन जो धनराशि है उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये अभी तक कल तक तो निर्णय नहीं हुआ था, ये था कि अभी तक की कल तक की जो धनराशि है और जो सम्मान है वो दोनों ही नहीं लेने की बात चल रही थी। लेकिन काफी मान मनोबल हुआ और गीता प्रेस प्रबंधन ने आखिरकार इस बात को स्वीकार कर लिया कि वे प्रशस्ति पत्र लेंगे, लेकिन 1 करोड़ रुपए का जो सम्मान है उसे, जो धनराशि है उसे स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका नीरज, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, बड़ा अपडेट दिया इस संबंध में। गीता प्रेस अपनी महान परंपराओं को बरकरार रखेगा और 1 करोड़ की धनराशि जो कि पुरस्कार के साथ मिलती है उसको स्वीकार नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से। फिल्म आदि पुरुष का जोरदार विरोध वहां पर जारी है। हजरतगंज कोतवाली में किसानों ने प्रदर्शन किया है और फिल्म पर तत्काल बैन लगाने पर प्रदर्शन किया है। फिल्म के डायलॉग्स को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया है। हजरतगंज कोतवाली में फिल्म निर्माता के खिलाफ तहरीर भी दी गई। आदि पुरुष का जोरदार विरोध किया जा रहा है और आप देखिए कि विरोध करने वाले कौन लोग हैं, ये भी आप देख लीजिए। समाजद्रोही, सनातन धर्मद्रोही,
फिल्म को बैन करने की मांग है। मनोज मुदस्सिर हाय हाय मनोज मुदस्सिर हाय हाय मनोज मुदस्सिर मुर्दाबाद। मनोज मुदस्सिर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए इसके विरोध प्रदर्शन के दौरान, और हाथों में जो प्लेकार्ड्स हैं जरा वो आप देखिए। देशद्रोही, धर्मद्रोही, समाजद्रोही, सनातन धर्मद्रोही, ये तमाम बातें लिखी गई हैं तस्वीर के साथ। और इस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया लखनऊ में। कल लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में तहरीर भी दी गई अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा। फिल्म को बैन करने की मांग है। इसके डायलॉग्स को लेकर विरोध हो रहा है, इसके कुछ दृश्यों को लेकर भी विरोध हो रहा है। लखनऊ की तस्वीरें, प्रोटेस्ट की तस्वीरें। मनोज मुदस्सिर मुर्दाबाद। आगे बढ़ते हैं। नोएडा से खबर है, हाई राइज सोसाइटी के लिफ्ट में 4 महिलाएं फंस गई हैं। लिफ्ट खराब होने की वजह से उसमें 4 महिलाएं फंसी हैं और करीब आधे घंटे तक लिफ्ट में ये महिलाएं फंसी रहीं। इमरजेंसी अलार्म से भी इनको कोई मदद नहीं मिली। नोएडा की हाई राइज सोसाइटीज में लिफ्ट में इस प्रकार की घटनाएं अक्सर सामने आई हैं और ये उसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। आधे घंटे तक 4 महिलाएं लिफ्ट में फंसी रहीं और इमरजेंसी बटन प्रेस करने के बाद भी उन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली। ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। आधे घंटे तक 4 महिलाएं लिफ्ट के भीतर फंसी रहीं। आप उनकी मनस्थिति का अंदाजा लगा लीजिए। हाई राइज सोसाइटी, उसकी लिफ्ट और उसमें 4 महिलाएं आधे घंटे तक फंसी रहीं। लिफ्ट खराब रही, इमरजेंसी अलार्म उन्होंने प्रेस किया, उसके बावजूद भी उनको कोई सहयोग नहीं मिला, कोई सहायता नहीं मिली। सुपरटेक की केपटाउन सोसाइटी, जो केपटाउन हाउसिंग सोसाइटी है, वहां की घटना बताई जा रही है ये, जहां पर 4 महिलाएं आधे घंटे तक फंसी रहीं। इमरजेंसी बटन प्रेस करने के बाद भी उनको कोई सहायता नहीं मिली। ये गंभीर विषय है और प्रबंधन को इस बात का उत्तर देना चाहिए कि ये कैसे संभव हुआ, क्या किया गया, और अगर कुछ नहीं किया गया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आइए कुछ राजनीतिक खबरों का रुख करते हैं। खबर लखनऊ से है। समाजवादी पार्टी ने पहली बार लोकसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए हैं। 36 चिन्हित सीटों पर लगातार पार्टी काम कर रही है। कुछ विधायकों को लोकसभा चुनाव में लड़ाने की तैयारी है पार्टी की। कुछ सीटों के प्रभारी भी उम्मीदवार हो सकते हैं। कई सीटों पर यादव परिवार के सदस्य प्रत्याशी हो सकते हैं। कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद में यादव परिवार के सदस्यों को उतारा जा सकता है। यहाँ पर पहले भी सफल रहे यादव परिवार के सदस्य चुने गए हैं। ऐसे ही बदायूं और जौनपुर में भी यादव परिवार के सदस्य उम्मीदवार हो सकते हैं। राम प्रसाद चौधरी बस्ती से चुनाव लड़ सकते हैं। अवधेश प्रसाद अयोध्या से प्रत्याशी हो सकते हैं। ओम प्रकाश सिंह गाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। नरेश उत्तम पटेल को फतेहपुर से मैदान में उतारा जा सकता है। मनोज पांडे रायबरेली या अपने प्रभाव वाली किसी सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। एसपी सिंह या डॉक्टर आर.के. पटेल प्रतापगढ़ से उम्मीदवार हो सकते हैं। चित्रकूट से शिवशंकर पटेल उम्मीदवार हो सकते हैं और हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। समाजवादी पार्टी से संबंधित गंभीर समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर और तैयारियों में लगी हुई है। पहली बार 36 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और इनमें से कुछ उम्मीदवार भी हो सकते हैं। कुछ विधायक भी जो सिटिंग एमएलए हैं उनको लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है और यादव परिवार के सदस्य भी इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे समाजवादी पार्टी के टिकट पर। तो 24 के संग्राम के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है और पहली बार 36 सीटों को चिन्हित करके वहां पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। ये देखिए आप, कन्नौज सीट से संभावित उम्मीदवार होंगे स्वयं अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से, जो कि उन्होंने उपचुनाव जीता है, वहां से एमपी भी हैं। फिरोजाबाद से शिवपाल यादव और आजमगढ़ से मुलायम परिवार का कोई सदस्य संभावित उम्मीदवार हो सकता है। धर्मेंद्र यादव बदायूं से उम्मीदवार हो सकते हैं। जौनपुर से मुलायम परिवार का कोई सदस्य संभावित उम्मीदवार हो सकता है। बस्ती से राम प्रसाद चौधरी चुनाव मैदान में हो सकते हैं। अयोध्या से अवधेश प्रसाद उतर सकते हैं।
तो समाजवादी पार्टी की ये तैयारियां हैं। 36 सीटों को चिन्हित किया गया है। यह आधार क्या है? इन 36 सीटों के चयन का और इन पर ही प्रभारी नियुक्त करने का आधार क्या है? क्यों ये 36 सीटें ही पहले चिन्हित की गई हैं 80 सीटों में? आइए शैलेश अरोड़ा से समझ लेते हैं। शैलेश, बताएं दर्शकों को। राजन, देखिए, जिन 36 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं इनमें अगर आप देखेंगे तो कई ऐसी सीटें हैं जो पहले से समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है जिनको, चाहे वो आप बात करें तो इटावा की बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं मैनपुरी की, इसी तरह से आप जो 6 सीटें जिनका हम अभी जिक्र भी कर रहे थे, आजमगढ़ की बात करें, ये सब वो सीटें हैं जो सपा के प्रभाव वाली हैं। ऐसे में सपा मानती है कि वहाँ पर वो पहले से मजबूत है। अगर और मेहनत की जाए तो इन सीटों पर, क्योंकि विधानसभा में नतीजे अच्छे रहे थे, तो लोकसभा में भी परिणाम पार्टी के पक्ष में आ सकते हैं। इसके अलावा कई और सीटें हैं जहाँ पर अगर आप देखें 2022 के चुनाव में, जबकि भाजपा की एक लहर वाली बात फिर से आप कह सकते हैं, जिस समय भाजपा फिर पूर्ण बहुमत से दोबारा प्रदेश में सरकार बनाती है, लेकिन उस स्थिति में भी जहां से समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ी है, वहां पर पार्टी का ये मानना है कि मजबूत स्थिति है, अगर मेहनत की जाए तो यहां से नतीजे पार्टी के पक्ष में अच्छे आ सकते हैं। इसी को आधार बनाकर कहीं ना कहीं सीटों को चिन्हित किया गया है। अब बात करते हैं कन्नौज की, आप बात कर लीजिए, आप बात कीजिए फिरोजाबाद, मैनपुरी, आजमगढ़, बदायूं, ये वो सीटें हैं देखिए जहां से मुलायम सिंह जी के परिवार से किसी न किसी को उतारने की बात है। कन्नौज से खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। मैनपुरी से भी हाल ही में जो डिम्पल यादव ने जीत हासिल की थी उपचुनाव में, एक बड़ी जीत थी, तो एक बार फिर से वहीं पर डिम्पल यादव को उतारने की तैयारी है। अंदर आजमगढ़ की अगर बात करते हैं तो देखिए शिवपाल यादव ने कुछ दिन अभी हाल ही में यह बयान दिया था कि अगर पार्टी नेतृत्व कहता है तो आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बदायूं की अगर बात करते हैं तो वहां पर देखिए धर्मेंद्र यादव पहले भी सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में खाली जो है वो संघमित्रा मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, वो भाजपा से सांसद है। वो सांसद भाजपा से है, लेकिन बेटी किसकी है? सपा के फायर ब्रांड नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की। तो ऐसे में वहां पर भी इस बार सपा की तरफ से ये मानकर चलिए धर्मेंद्र यादव को फिर मौका मिल सकता है। अगर संघमित्रा मौर्य जो है उनके कोई और सियासी उठक पटक होती है चुनाव के दौरान, टिकट कटना या कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, तब की स्थिति में ये मानकर चलिए कि चीजें कुछ बदली हुई देखने को मिल सकती है। इसी तरह से तेज प्रताप यादव को एक सीट से मौका मिल सकता है। बाकी सीटों की बात करें तो आप मनोज पांडे का जैसे जिक्र कर रहे थे, जो विधायक है सपा के, मुख्य सचेतक है विधानसभा में, रायबरेली क्षेत्र जो उनका आता है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो काफी मजबूत भी है वहां पर वो, और उनका वहां पर काफी प्रभाव है, अच्छा वोट बैंक है उनका। तो ऐसे में पार्टी उन्हें वहां से आसपास कहीं से मौका दे सकती है। दूसरी चीज अगर आप बात करते हैं इसी तरह से अवधेश प्रसाद पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं अयोध्या से, तो उनको अयोध्या से चुनाव लड़ाने पर मंथन हो रहा है। गाजीपुर से ओम प्रकाश सिंह, तो ये कई बड़े नाम है, लगभग 1 दर्जन देखिए ऐसे नाम है जिन पर पार्टी ये इशारा दे चुकी है कि अपनी अपनी आप तैयारी कीजिए और आगे के लिए, क्योंकि देखिए वक्त बहुत कम है। और अब अगस्त और सितंबर के बीच में पार्टी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने की तैयारी में है, जिससे जो प्रत्याशी हो उन्हें चुनाव के लिए तैयारी का अवसर मिल पाए, उनको मौका मिले जनता के बीच में जाकर अपनी बात जानकारी दे रहे हैं आप तो शैलेश कि अगस्त और सितंबर के महीने तक पार्टी जो है कुछ सीटों पर, खासकर जो 36 सीटें हैं इन पर जिनको चिन्हित किया गया, इन पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है, ताकि उनको समय मिल जाए और वो पूरी तैयारी कर सकें लोकसभा चुनाव से पहले, उनके पास पूरा समय हो। अब शैलेश, हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि यादव परिवार के कौन से सदस्य कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि पहले भी वो लड़ते रहे हैं, कुछ सीटों पर वो जीतते रहे हैं, वहां पर उनकी सफलता हमने देखी है, उसका इतिहास रहा है। अखिलेश यादव हैं, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, ये नाम तो हैं ही, इसके अलावा भी कोई चुनाव मैदान में हो सकता है? इसके अलावा देखिए अक्षय यादव और तेज प्रताप यादव, ये 2 नाम और हैं जिनको लेकर ये मानकर चलिए कि उन्हें भी पार्टी मौका दे सकती है। और जो सीटें होंगी देखिए फिरोजाबाद की सीट हो गई, जौनपुर की सीट हो गई, ये वो बेल्ट है जहां से इन लोग को भी अवसर दिया जा सकता है। 6 सीटें 6 नाम यादव परिवार के ऐसे हैं जहां पर इनमें से एक जो सदस्य होगा इस परिवार का, वो एक सीट पर चुनाव लड़ेगा, यानी आधा दर्जन सीटें जो है वो ये मानकर चलिए कि वो यादव परिवार के खाते में होंगी। और बाकी की जो सीटें हैं उनके लिए भी प्रत्याशियों का जो अंदर चयन है वो चल रहा है। कई नामों को हरी झंडी दी जा चुकी है और ये बोला जा चुका है कि आप अपनी तैयारी में लग जाइए पूरी तरह से, वहाँ पर जनता के बीच में जाइए, वहाँ पर काम करिए, जनता को बताइए कि किस तरह से सपा की जब सरकार थी तो उसने वहाँ पर काम किया और भाजपा की सरकार में क्या वादे थे जो अधूरे रह गए। इन सभी चीज़ों को लेकर उनको इशारा दे दिया गया है कि वो अपना फील्ड में उतरकर काम करना शुरू कर दें। बहुत धन्यवाद आपका शैलेश। आपने कहा कि अंदरूनी तौर पर वो सीटें भी फाइनल हो गई हैं और उम्मीदवार भी यादव परिवार के तय कर लिए गए हैं और उनको इशारा कर दिया गया है कि आप तैयारी
करें। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है, बलिया में हीट वेव से हो रही मौतों पर एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में हाई लेवल मीटिंग शुरू हुई है और बलिया में हीट वेव से अब तक 69 लोगों की जान जा चुकी है। इस मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री बहुत गंभीर। हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेश, दोपहर के 12 बजे ये मीटिंग आहूत की गई थी, 12 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, क्या मीटिंग शुरू हो गई है? देखिए राजेंद्र, 5 कालीदास जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है वहां पर 12 बजे मीटिंग शुरू हो गई और मीटिंग में जो मौजूद अधिकारी हैं उनमें मुख्यमंत्री के साथ उनके मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव राजस्व हैं, अपर मुख्य सचिव वन हैं और राहत आयुक्त और जो एसीएस मुख्यमंत्री हैं गोयल साहब वो भी मौजूद हैं। तो तमाम सारे बड़े अधिकारी मौजूद हैं और हीट वेव यानी कि जो गर्मी है, अषाढ़ का वक्त आखिरी वक्त चल रहा है और अषाढ़ में समझिए बारिश का मौसम नहीं है, बारिश मानसून नहीं आया है। इसका जो कुप्रभाव है वो पूरे प्रदेश में देखने को मिला और खासकर पूर्वांचल के जो जिले हैं, देवरिया हो, बलिया हो, गाजीपुर, मऊ, वहां पर मौतों की खबर आ रही है कि जो हीट वेव है, जो गर्मी है, उससे परेशान लोग बीमार हो रहे हैं और बीमारी की हालात में अपने हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहां उनकी मौत हो रही है। ऐसी खबरें बड़ी संख्या में आ रही थी और आ रही हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री चिंतित हुए और आनंद फानन में उन्होंने आनंद फानन में, इस शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, आनंद फानन में 12 बजे बैठक आहूत की और जो मौजूद जितने अधिकारी शहर में थे लखनऊ में, जिनकी जरूरत इस पूरे हीट वेव से संबंधित विभागों का है, उनको बुला लिया आनंद फानन में, अपने आवाज से बुला लिया, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले रात के वक्त बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री बहुत परेशान थे। उन्होंने रात में ही AK शर्मा बिजली मंत्री हैं उनको तलब कर लिया, साथ ही साथ जो अधिकारी हैं उनको तलब किया और चूड़ी कसी, नकेल कसी और उसके बाद से बिजली की व्यवस्था के लिए नोडल अधिकारियों की व्यवस्था की आप जिले जिले चाहिए नोडल बनिए, उसी तरीके से उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, आपने सही उदाहरण दिया वीरेश के। इससे पहले भी बिजली की व्यवस्था को लेकर उन्होंने मीटिंग बुलाई। अब हीट वेव से जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उनको लेकर उन्होंने स्वयं मीटिंग बुला ली है। तो इससे पता चलता है कि वो खुद चीज़ों और हालात पर नजर रखे हुए हैं। बहुत धन्यवाद आपका वीरेश। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।